हेलो फ्रेंड्स, ड्रीम गर्ल की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होती जा रही है, जिसमें आयशा समर के साथ अगले दिन 10 बजे होटल पहुंच जाती है और राइटर का वेट कर रही होती है। समर से कहने लगती है कि स्क्रिप्ट की सिनॉप्सिस से ही पता चलता है कि स्टोरी में कितना दम है। और समर, ये वही स्टोरी है जिसकी मुझे तलाश थी, लेकिन पता नहीं है राइटर कहाँ रह गई है। तभी राइटर भी होटल पहुंच जाती है और रिसेप्शन पर जाकर के टेबल नंबर 10 के बारे में पूछने लगती है। रिसेप्शनिस्ट उसे बताती है कि ये टेबल तो स्विमिंग पूल साइड पर है और वहाँ पर इस समय समर सरीन और आयशा सरीन बैठे हुए हैं। उधर आयशा और समर अभी भी राइटर का वेट कर रहे होते हैं। तभी वहां पर वेटर आकर के उन्हें एक नोट देता है। आयशा वो नोट को पढ़ने लगती है। उसमें लिखा होता है कि मैं अनजान लोगों से नहीं मिलती हूँ, खास करके उन लोगों से जो झूठ बोलते हैं। ये सुनकर के आयशा चौंक जाती है और कहने लगती है, मैं आयशा सरीन इतनी बड़ी स्टार होने के बाद खुद मिलने आ सकती हूँ, तो क्या वो नहीं मिल सकती है? समर भी वो नोट पढ़ करके अतुल को फोन लगा देता है और कहता है, तुमने तो अच्छा मजाक बना करके रख दिया हमारा। तुम्हारी राइटर आई थी और हमसे मिले बिना ही चली गई और एक चिट्ठी छोड़ गई कि उसको नहीं मिलना है। अतुल भी कहने लगता है, जिस बात का डर था ना, शायद वही हो गया है। शायद उसको पता चल गया होगा कि मैंने मेरी जगह आप लोगों को मिलने के लिए भेजा है। अतुल आयशा को समझाने लगता है कि वो बहुत ही पजेसिव है अपने काम को लेकर के। वो खुद ही तय करती है कि उसको किसके साथ काम करना है और किसके साथ नहीं। आप उस राइटर को छोड़ दीजिए, मैं आपके लिए दूसरी स्क्रिप्ट ढूंढ करके देता हूँ। तभी आयशा कहने लगती है, कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसा। आप ऐसा कीजिए, एक बार फिर से ट्राई कीजिए। अतुल भी कहने लगता है कि आप इतना कह रही है तो मैं एक बार फिर से मीटिंग फिक्स करने के लिए कोशिश करता हूँ। अमर भी आयशा से कहने लगता है, भाभी क्या ज़रूरत है उस राइटर की स्क्रिप्ट की, हमें तो दूसरी भी स्क्रिप्ट मिल जाएगी। लेकिन आयशा कहने लगती है, नहीं समर, ये वही स्क्रिप्ट है, इसकी मुझे बहुत ज़रूरत है। इसके कारण मेरी लाइफ फिर से पहले जैसी हो जाएगी। मुझे किसी भी हालत में यह कहानी चाहिए। इसके बाद आयशा अपने घर में कमरे में बैठे सोच रही होती है कि पता नहीं वो राइटर क्या समझती है खुद को। वो लगता है कि मुझे उसकी ज़रूरत है। लोग इतने बेवकूफ़ कैसे हो सकते हैं? मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आयशा सरीन हूँ, बल्कि हर स्क्रिप्ट, हर रोल, हर कहानी को मेरी ज़रूरत है। मेरे चेहरे की ज़रूरत है। आयशा सरीन की ज़रूरत है। शायद अभी नई आई है, उसे पता नहीं है कि इंडस्ट्री में क्या चलता है। आयशा को एहसास होने लगता है कि उसकी सिचुएशन क्या है। वो परेशान होकर के कहने लगती है कि मुझे तो ये कहानी चाहिए, किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पर मुझे इसकी ज़रूरत है। और परेशान होकर के अपने कमरे में इधर उधर घूमने लगती है। तभी उसका फ़ोन बजता है। फ़ोन देख करके आयशा फ़ोन उठाती है। फ़ोन पर वही राइटर होती है। आयशा से कहने लगती है कि आई एम सॉरी, मैंने आपसे मिलने से इनकार कर दिया था। ये सुनकर के आयशा खुश हो जाती है और कहने लगती है, कोई बात नहीं, होता है, क्रिएटिव लोगों के साथ ऐसा हो जाता है। लगता है कि आप बिजी रही होगी, इसलिए शायद नहीं मिल पाई। तभी राइटर कहती है कि आप गलत समझ रही है और कहती है कि मैं आपको अपनी कहानी नहीं देना चाहती हूँ, क्योंकि आप वैसी नहीं है जैसी मेरी कहानी की हीरोइन का किरदार। भी पूछने लगती है, क्या मतलब है आपका वैसी नहीं, मतलब कैसी? फिर कहने लगती है, आप बहुत ही उतावली लग रही है आप इस कहानी के लिए, पर मेरी हीरोइन के किरदार में तो ठहराव है, सादगी है। कहती है, वो तो सिर्फ इसलिए शायद आपको ऐसा लग रहा है क्योंकि आप मुझे जानती नहीं है ना। उतावलापन तो मेरे नेचर में ही नहीं है। मैंने तो आज से पहले भी बहुत सारे ठहराव वाले रोल ही किए हैं, आपने तो देखे ही होंगे ना। और मेरा बैकग्राउंड तो थिएटर का ही रहा है, जिसमें मैं पहले ठहराव वाले ही रोल किया करती थी। आप मेरी बात मानिए, आप अपनी स्क्रिप्ट में मुझे एक बार लेकर के देखिए। आप खुद ही फिल्म के एंड में मुझे थैंक्स कहेंगी। और कहती है, मैं खुद को आपके कैरेक्टर के रंग में ढाल लूंगी। ये सुनकर के राइटर कहने लगती है कि कैरेक्टर का कोई गुण मिलता हो या ना, लेकिन एक गुण जरूर मिलता है, आपका कॉन्फिडेंस। बहुत कॉन्फिडेंट है आप, बिल्कुल मेरी कहानी की हीरोइन जैसी। आयशा भी खुश होकर के कहने लगती है, अभी तो आपने सिर्फ एक ही गुण मिलाया है, लेकिन देखना, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, जैसे जैसे हम कहानी करते जाएंगे ना, वो मुझ में ही शक्ति नजर आने लगेगी। देखिए, मुझे तो आपकी कहानी की मेन कैरेक्टर का नाम भी याद है। आप मुझे एक बार फिल्म में लेकर के तो देखिए। तभी राइटर भी कहने लगती है, अभी भी एक हिचक है। मुझे लगता है कि आप मेरी कहानी का सहारा लेकर के अपनी छवि सुधारना चाहती हैं, क्योंकि इन दिनों जो मीडिया में आपके बारे में चल रहा है ना, तो उसके हिसाब से मैं अपनी कहानी से किसी भी कातिल की मदद नहीं करना चाहती। ये सुनकर के आयशा कहने लगती है कि ये सारे इल्ज़ाम गलत हैं और झूठे हैं। और कहने लगती है, आप तो एक राइटर है, मुझे लगा था कि आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि मुझ पे लगाए गए सारे इल्ज़ाम झूठे हैं। राइटर भी कहने लगती है, आप पे भरोसा करना मुश्किल है, आपने पहली मुलाकात ही झूठ बोल करके करना चाहिए। ये सुनकर के आयशा कहने लगती है, वो मेरा आइडिया नहीं था, वो जो अतुल आए थे ना, उन्हीं ने ये आइडिया दिया था, चाहे तो उनसे पूछ सकती है। राइटर कहने लगती है, चलो मान लेते हैं, और अब जब तक हमारा साथ है ना, तब तक उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह सच्चाई से पेश आएंगी। उससे पूछने लगती है कि हम कब मिल सकते हैं। आयशा भी कहने लगती है कि आप वापिस आ जाइए। राइटर उसे 11 बजे का अगले दिन का टाइम दे देती है। आयशा भी फ़ोन रख करके बहुत खुश हो जाती है और सोचने लगती है कि मुझे अपना कॉन्फिडेंस लूज़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है।
मुझे पता था कि उसको भी आयशा सरीन की जरूरत है। अगले दिन सुबह आयशा तैयार होकर के रिपोर्टर से मिलने के लिए निकल जाती है और अभिमन्यु को भी अपने डिपार्टमेंट से खबर मिल जाती है। अभिमन्यु भी कहने लगता है क्या करे, आयशा जी का फोन तो टेप करना ही पड़ेगा ना, आखिर इतना बड़ा कांड जो किया है उसने। आयशा को फोन लगा करके आयशा से कहता है आप अपने किसी भी फिल्म की शूटिंग देश के बाहर मत कीजिएगा और हो सके तो अपनी सारी फिल्म की शूटिंग 1 महीने के अंदर खत्म कर दीजिएगा, क्योंकि आपको पता है ना कि आपको 1 महीने की बेल मिली है। आयशा भी कहने लगती है कि ये सारी बातें तुम्हें याद दिलाने की जरूरत नहीं है। अभिमन्यु कहता है क्या करे आयशा जी, याद दिलाना पड़ती है क्योंकि आप एक नई फिल्म साइन करने जा रही है ना। आयशा भी पूछने लगती है तुम्हें किसने बताया। अभिमन्यु कहता है आयशा जी, हम तो आप पर अभी से नहीं एक जमाने से नजरें गड़ा करके बैठे हैं। आप ये भी याद रखिएगा कि आपको 1 महीने के बाद मेरे पास ही आना है, एक सरकारी मुलाजिम के पास सरकारी मेहमान बनकर। आयशा भी कहने लगती है वहां पर मैं कभी भी नहीं आने वाली। अभिमन्यु कहता है आना तो पड़ेगा क्योंकि हमारी तकदीर एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। आयशा कहती है मैं अपनी तकदीर ही बदल लूंगी। अभिमन्यु कहता है जैसे कि तुमने पहले बदल ली थी, तुम मुझे भूल गई थी और मैं तुम्हारा इंतजार करता रह गया था। और कहता है कि तुम्हारे पास और कोई भी गवाह नहीं है जो तुम्हें बेगुनाह साबित कर दे, लेकिन मेरे पास ऐसे सारे सबूत है जो ये बताते हैं कि तुमने ही मर्डर किया है। आयशा फोन रख करके परेशान होने लगती है और कहती है ये आदमी हमेशा मेरा मूड खराब कर देता है। अभी उसकी गाड़ी एक सिग्नल पर आकर के रुकती है। आयशा अपनी गाड़ी की साइड वाली गाड़ी में देखने लगती है। पास वाली गाड़ी में लक्ष्मी को फोन पर बात करता हुआ देख करके चौंक जाती है और हैरान होकर के लक्ष्मी को देखने लगती है और जल्दी से अपनी गाड़ी से निकल कर लक्ष्मी के पास जाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन लक्ष्मी की गाड़ी वहां से जा चुकी होती है। आयशा भी जल्दी से अपनी गाड़ी में आकर के ड्राइवर को ब्लैक गाड़ी को फॉलो करने के लिए कहती है। ड्राइवर पूछने लगता है मैडम आखिर हुआ क्या है, आप बताइए तो सही, और ब्लैक वाली गाड़ी के पीछे गाड़ी चलाने लगता है। अभी आगे जाकर के वो गाड़ी गायब हो जाती है। आयशा ड्राइवर से पूछने लगती है कि वो गाड़ी कहाँ पर गई। ड्राइवर भी कहता है आगे तो कोई भी ब्लैक कलर की गाड़ी नहीं है। आयशा ड्राइवर को आगे गाड़ी ले जा करके देखने के लिए कहती है, लेकिन कहीं भी ब्लैक कलर की गाड़ी दिख नहीं रही होती है। आयशा परेशान होने लगती है, सोचने लगती है कि मैंने तो अभी लक्ष्मी को देखा था, मतलब लक्ष्मी मरी नहीं है, मतलब ये सब कुछ मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। उसके बाद ड्राइवर भी आयशा से पूछने लगता है मैडम कहाँ चलूँ। आयशा ड्राइवर से कहती है कि रास्ते में फ्लोरिस्ट की दुकान पर रुकना। ड्राइवर फ्लोरिस्ट की दुकान पर जाकर के गाड़ी रोक देता है। आयशा गाड़ी से उतर के जैसे ही शॉप पर जाने लगती है, वो फ्लावर की शॉप पर लक्ष्मी को बुके खरीदते हुए देखती है। आयशा जल्दी से रोड क्रॉस करके उस तरफ जाने लगती है, मगर लक्ष्मी वहां से जाने लगती है। आयशा जल्दी से रोड क्रॉस करके उस तरफ जाती है, मगर वहां पर लक्ष्मी नहीं होती है। वो सब तरफ लक्ष्मी को देखने लगती है। तभी उसे लक्ष्मी दूर जाती हुई दिखाई देती है। वो दौड़ करके लक्ष्मी का पीछा करने लगती है और लक्ष्मी के पास जा करके उसे आवाज लगा करके जैसे ही पलटती है, वहां पर लक्ष्मी नहीं होती है। आयशा फिर से परेशान होती है और इसी परेशानी में उसके चेहरे का दुपट्टा हट जाता है। दुपट्टा हटते ही वहां पर खड़े सारे लोग उसको पहचान जाते हैं और उसके पीछे ऑटोग्राफ के लिए लग जाते हैं। आयशा अपने पीछे भीड़ को आता हुआ देख करके जल्दी से कार में बैठ जाती है और ड्राइवर को वहां से चलने के लिए कह देती है। तभी आयशा के मोबाइल पर एक मैसेज आता है। आयशा वो मैसेज पढ़ने लगती है। उसमें लिखा होता है कि मेरा पीछा मत करो, मुझे नहीं पकड़ पाओगे। आयशा वो मैसेज देख करके चौंक जाती है और परेशान होने लगती है और समझ नहीं पा रही होती है कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। एपिसोड यहीं खत्म होता है। आगे की अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले। थैंक्स।